हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लास में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज मैं सामाजिक विज्ञान का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो इस बार परीक्षा में बिल्कुल आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर देहात के बच्चे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा मेरे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, दबा लें। तो जो भी बच्चे हों, मैं एकदम सिंपल भाषा में, आपकी बोलचाल की भाषा में पढ़ाता हूं और मैं उन्हीं प्रश्नों को पढ़ाता हूं जो परीक्षा में एकदम पूछता है। बच्चे अगर लास्ट तक अगर पास होना है तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एकदम पास करा दूंगा। सामाजिक विषय में कैसे पास हुआ जाता है, कैसे लिखा जाता है अपनी बोलचाल की भाषा में, ऐसे मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ जो आज के लिए मैं आपको 8 नंबर दिलवाऊंगा। और ये इन पार्ट से यही प्रश्न है जो आता है, बाकी कोई नहीं आता है। ज्यादा प्रश्न नहीं आता, यही मैंने मुख्य रूप से 2 प्रश्न आते हैं। कह रहा है कि ऑटोवान बिस्मार्क कौन था, ये क्यों प्रसिद्ध है। ये यूरोप के राष्ट्रवाद का प्रश्न है, तो यूरोप के ही राष्ट्रवाद से प्रश्नों से यूरोप से जुड़ा है वह ही प्रश्न पूछता है। तो आप जानते हैं कि ऑटोवान बिस्मार्क कौन था और ये क्यों प्रसिद्ध है। तो बहुत सिंपल भाषा में बता दूं कि ऑटोवान बिस्मार्क जो है वो जर्मन साम्राज्य का एक प्रथम चांसलर वह पद होता है जैसे अन्य देशों में प्रधानमंत्री का पद होता था, उस तरह वो उस जमाने में यह पद हुआ करता था, तो उसे चांसलर का कहा जाता था। कर होने के साथ साथ वह तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था। क्योंकि इसलिए नेता था कि जो ये अपना दिमाग लगाता था ना, बहुत अव्वल दर्जे का दिमाग लगाता था। अपने अव्वल दर्जे का मतलब 1 नंबर का दिमाग लगाकर पूरे यूरोप की इसने 2 भागों में बांट दिया था। अब सोच लीजिए कितना दिमाग वाला व्यक्ति था। यूरोप में 40-45 कंट्री है, 40-45 कंट्रियों को इसने 2 दिमाग लगा 2 गुटों में बांट दिया था। बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, यानी राजनीतिज्ञ था, समझ लीजिए। तो ऐसे लिख देंगे, इतना जो मेरी बात सुने वही लिख देना आपको परीक्षा में ये प्रश्न आता है। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका प्रमुख थी। जब बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था तो भूमिका भी बहुत बड़ा होगा। 1870 तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौ नीति से अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए मैंने अब समझता था कि अपने देश को हमको एकता के सूत्र में बांधना है। क्योंकि इसका जो देश था जर्मनी, वो कई भागों में टूटा हुआ था, छोटे छोटे जगहों पर टूटा हुआ था। तो इसने क्या किया कि जो अलग अलग जर्मन भाषाओं के क्षेत्र अलग अलग भाषा में बोलते थे, उन सभी जर्मन भाषाओं को इसने क्या किया, मिला लिया। कहा कि हमारे ही लोग हैं, हमारा ही क्षेत्र है और ये हमारी ही भाषा बोलते हैं, तो इनको क्यों नहीं आपस में मिला ली जाए। तो इसने क्या किया, मिला लिया। और ये नीति इसकी इतनी सफल हुई कि जर्मनी के एकीकरण करने में ये बहुत ही फायदा किया और अंततः में जर्मनी इसी के प्रयास से जर्मनी का एकीकरण हो गया, है ना। तो जीत के लिए हासिल की थी, राष्ट्रीय एकता की जीत के लिए कि राष्ट्र इसका बटा हुआ था, राष्ट्र के लोगों को कैसे मिलाया जाए। जैसे अपने देश में इंडिया में महात्मा गांधी ऐसे करते थे, वैसे ये काम करता था। कह रहा है कि 1871 से 1890 तक, देखिए 1871 से 1890 तक बिस्मार्क ने अपने राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर था। इतना राजनीतिक, ये इतना प्रसिद्ध हो गया था जर्मनी में कि मत पूछिए। 1890 में इसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, लेकिन तब तक इसने एकीकरण की जो बीज था वो बो दिया था, समझ लीजिए। तो ये बात आप वीडियो को मेरे अंत तक देखेंगे तो आपका 4 नंबर इसी प्रश्न से बन जाएगा और आपका हिम्मत इतना बढ़ जाएगा कि कोई भी प्रश्न आप लिख सकते हैं। चलिए आपके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो यूरोप के राष्ट्रवाद का जो प्रश्न है उससे पढ़ाता हूँ। क्योंकि 3 ही चैप्टर है हिस्ट्री में और 3 ही चैप्टर में से प्रश्न आना है, तो बाहरी हम क्यों देखेंगे जब हमको 3 ही से काम बन रहा है, तो 10 देखने से क्या फायदा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, तो अब मैं बता दूं कि फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ हुआ, यानी शुरू हुआ। फ्रांस में जो स्थिति थी, लोगों की आर्थिक स्थिति थी, वो क्रांति का मूल कारण था। क्योंकि उसकी दशा जो थी क्या थी, शोचनीय थी, बहुत ही खराब, पिटेबल, इंग्लिश में इसको पिटेबल कहते हैं। कह रहा है कि लुई 16वां का फिजूल खर्ची, बाप इतना फिजूल खर्ची था, इसको पता ही नहीं था ससुरा के नाती को हमें कहाँ पैसा लगाना है कहाँ नहीं लगाना, प्रजा के लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, से राजकोष खाली हो गया था। इसकी बीवी इतनी शौकीन थी कि मत पूछिए, मेरी अंतोत है ना। देश का आर्थिक रूप से दिवालियापन कगार पर था, क्योंकि जानते हो बहुत कर्जा ले चुका था। 10 लिब्रे से अधिक रुपया जो उसमें का फ्रांसी मुद्रा था, उससे अधिक कर्जा ले चुका था। और जो ये कर्जदार थे, इसको देने वाले लोग थे, उससे कई % लगान ब्याज जोड़कर इससे पैसा मांग रहे थे। तो राजा क्या करता, तो उसने कहा कि भाई हमें जो जनता टैक्स देती है उसी से हम टैक्स लेंगे। तो उसने क्या किया कि ऐसे हालात में उसने कहा कि हम जनता पर कर भार बढ़ाएंगे। क्योंकि इसका जो साम्राज्य था वो 3 भागों में बटा था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो इसमें
प्रथम और द्वितीय स्टेट वाले लगान नहीं देते थे, तृतीय स्टेट वाले देते थे। और तृतीय स्टेट में आम जनता, किसान, गरीब, मजदूर, है ना, भूमिहीन किसान, यही लोग थे, मध्यम वर्ग के कुछ लोग थे। तो इन्हीं से टैक्स लिया जाता। जनता कहाँ से टैक्स देगी जब उस देश में अकाल पड़ा हो, भुखमरी हो, तो कहाँ से देगी? तो ऐसे पढ़े लिखे तो ये राजा थे नहीं, और लोग मान लेते हैं बिना पढ़े लिखे लोगों को राजा, तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना था। लेकिन जनता उब गई थी, इनको मार कर भगाने का पूरा प्रयास हो गया था। जनता ने विरोध किया, स्टेट जनरल का अधिवेशन होया, माने बैठक बुलाया गया। अधिवेशन माने होता है बैठक बुलाया गया। क्या बुलाया गया? बैठक। अब बुलाने के साथ साथ क्रांति का शुरुआत हो गया, और यही हालात ने फ्रांस की क्रांति को आर्थिक स्थिति क्रांति का मुख्य कारण बना। देखिए, मैंने जितने भी आपके सामाजिक विषय से प्रश्न हैं, तो मेरे प्रिय स्टूडेंटों, मैंने सब पढ़ा दिया लगभग। और 2-4 मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, 5-6 आपकी परीक्षा से पहले मैं पढ़ा दूंगा। आप सिर्फ मेरे वीडियो पे देखिए, और टोटल 100/100 क्वेश्चन लड़ जाएगा आपका। पूरा लिख कर आएंगे, पूरा ठोक कर आएंगे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैं इतना मतलब कई महीनों से लगता है रिसर्च करके मैं प्रश्नों को बनाता हूं, और इसीलिए वही प्रश्न बनाता हूं। तो अगर मेरे चैनल पर अपना है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारा वीडियो मिल जाए और आप परीक्षा में जाए। और राइटिंग के बारे में कैसे लिखा जाता है, 2-3 दिन पहले मैं एक कॉपी लिखकर आपको बताने वाला हूं। तो अगर मेरा वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, मित्रों और सब में शेयर करें। और मेरे चैनल पर मैं एक बार और बता दे रहा हूँ कि इस पर नवोदय से लेकर हर सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। तो और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरा हिम्मत बढ़ेगा, और मैं और अच्छा वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।